गुड इवनिंग। ऐसी गुड इवनिंग अगर देते हो तो दुख होता है भाई, ठीक है, दुख होता है भाई। क्या होता है? दुख होता है भाई, भाई को दुख होता है। तुम कैसे ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, ठीक है। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। बट बेसिकली क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, ये हम लोग पहले समझेंगे, और रेडियो एक्टिविटी होने के पीछे का रीजन में हम लोग पहले जानेंगे। अगर हमको यही ना समझ में आए कि रेडियो एक्टिविटी होता क्यों है, ये प्रोसेस कैसी होती है, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोला जाता है, ये यदि ना समझे तो हम लोग आने वाले प्रोसेस में जब भी पार्टिकल्स इमिशन होगा, दैट इज अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन का निकलेगा, वहां पे इमिशन होगा, तो वो सारी चीजें हमको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। आई बात समझ में? तो अब यहां पे ध्यान देना है रीजन बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी। तो पहले तो समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। सो रेडियो एक्टिविटी बच्चों यहां पे याद रखना, ये होता है इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए heavy mass nuclei to form a relatively lighter mass nuclei। lighter क्या हो रहा आज? हाँ, mass nuclei with the emission of alpha beta and gamma radiation is known as radio activity। अब ये डेफिनेशन क्या बोलता है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पे दो ही वर्ड को हम लोग पकड़ के चलेंगे। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और दूसरा चीज यहां पे क्या इमिशन होगा? इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है यहां पे देखिए, और एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, दैट इज रिलेटिवली लाइटर मास न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जब हम लोगों ने ग्राफ देखा था, तो याद होगा इस ग्राफ में हम लोगों ने कुछ इस तरह से चीजें पढ़ी थी, याद होगा, बराबर है। और इस ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इस ज्यादा स्टेबिलिटी के कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, बोलो, कि यहां पे जो Fe था, Fe का कितना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज आपका 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना था, बराबर है। और 120-130 के बाद जब आप लोग क्या करो, आगे जाओ, तो आपको एक बात समझ में आई कि हेवी मास न्यूक्लियर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और इसका मतलब ये कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अगर क्या हो, कम हो, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जब हम लोगों ने ये पूरा चीज एक्सप्लेन किया, तो आपको ये मैंने बताया था कि जो हेवी मास न्यूक्लियर है, ये सारे हेवी मास न्यूक्लियर, जैसे कि एक एग्जांपल बोला था हम लोग कौन सा, यूरेनियम 23892, बराबर। ये जो है हेवी मास न्यूक्लियर, ये कैसा होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, वाई बिकॉज इसका रिलेटिवली बाकी न्यूक्लियर जो लाइटर मास न्यूक्लियर, इससे क्या है, इसके क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। यह बात समझ में आई। अब सर इसका मतलब ये जो बाकी की चीजें दिख रही है, ये बाकी जो आपके न्यूक्लियर दिख रही है, कैसे है, रिलेटिवली कैसे है, स्टेबल है। अब ये स्टेबल या अनस्टेबिलिटी क्या शो करता है कि स्टेबल का मतलब ये कि इसमें से किसी भी तरह के पार्टिकल्स इमिट नहीं होंगे। अब ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा पार्टिकल, एक होता है बीटा पार्टिकल, और गामा बेसिकली एक रेडिएशन है, ये हमारी क्या है, एनर्जी है। ये बात समझ में आई। तो बेसिकली यहां पे देखना है कि हमारे इसमें एक अगर हम लोग बिस्मत अगर छोड़ दे, तो बिस्मत की वैल्यू कितनी, दैट इज उसका नंबर होगा कितना, 83, बराबर। एटॉमिक नंबर कितना, 83। तो बिस्मत के नीचे जितने भी आपको एलिमेंट दिखते हैं, ये रिलेटिवली कैसे होंगे, मोर स्टेबल। और बिस्मत के बाद जो भी आपके पार्टिकल्स, हम लोग क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की भाषा में, वो क्या होंगे, ये अनस्टेबल होंगे। अब अनस्टेबल मतलब क्या होंगे, ये आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो इसका मतलब ये कि 0 से लेके आपके 83 नंबर तक, एटॉमिक नंबर कितना, 83 नंबर तक जो भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव फ्री बोल सकते हो। और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट दिखेंगे वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मतलब ये कि उसमें से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन।
तो सर ऐसे बोले कि बिस्मथ के नीचे भी जितने भी एलिमेंट्स है इसमें से किसी भी तरह का अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट नहीं होगा। बच्चों होगा, क्यों होगा? क्योंकि वहां पे उसके आइसोटोप्स भी बनते हैं। इसका मतलब ये कि जितने भी अपने पास एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है नंबर में हम लोग, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 118। इस 118 में अगर आप उसके सारे आइसोटोप्स जोड़ दो तो जोड़ने के बाद लगभग आपके पास कितने मिलते हैं? आइसोटोप जोड़ने के बाद 1500 के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? सारे के सारे न्यूक्लियाइड्स मिलते हैं। ये न्यूक्लियाइड में 83 मतलब बिस्मथ के नीचे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो भी आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि वो भी क्या हो सकते हैं? आपके इंबैलेंस और उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम होगी। बात समझ में आई? तो हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं? वो वाले एलिमेंट जो क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव रहेंगे उसमें से क्या निकलेगा? अल्फा बीटा और गामा निकलेगा। अब मुझे बताइए यहां पे एक कोई ऐसा एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने बोला यूरेनियम। अब यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर देखो कितना है? दैट इज 238। एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा? 92। और मान के चलो इससे क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब होगा उसका तोड़ना। तो एक ऐसी प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये अपने आप होती है, नेचुरली होगी। और जब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी इसमें से क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा। मतलब ये यूरेनियम एक एक्स में और वाई में जब कन्वर्ट होगा बेटा तो ये क्या होगा? इसका एटॉमिक मास इससे क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये देखो स्टेटमेंट में क्या बोला? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेट ऑफ हेवी मास न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम form a relatively lighter mass nuclei form a relatively lighter mass nuclei with the emission of alpha beta। तो साथ में साथ क्या निकलेगा? अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन बाहर निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी। अब मुझे बताइए अगर ये लाइटर मास न्यूक्लिया में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा सर? तो यहां का एलिमेंट जब टूटेगा और ये बनेगा तो यहां पे कहीं पे आएगा या फिर यहां कहीं पे आएगा। और देखो यूरेनियम का अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो तो रफली कितना आता है उसका? 7.6 7.7 के आसपास। लेकिन लाइटर मास न्यूक्लिया क्या देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो उससे ज्यादा मिलेगा। और जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा मिलेगी इसका मतलब ये कि इसके ये कैसा है? रिलेटिवली मोर स्टेबल, ऐसा बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये पूरी प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी की। सर बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी बताइए। तो बाकी एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करने के लिए कंसेप्ट यूटिलाइज करते हैं जिसका नाम है बेटा एनपी रेशो, दैट इज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर उसके अंदर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखेंगे और सारे न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो वो हर एलिमेंट उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर क्यों होता है और न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी। दो समझ में आई चीजें कौन सी? कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें न्यूट्रॉन से लेकर प्रोटॉन का रेशो कैसा है? सेम मिलेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल बोलो बोलो फटाक से, अगर मैं बोलूं कौन सा? कार्बन। बराबर है, कार्बन का कितना? 6 और कितना मिलेगा? 12। इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना मिल रहा है? 6 मिलेगा। और यहां पे a माइनस जेड बराबर है, a माइनस जेड मतलब 6 माइनस 6 इज हाउ मच? 12 माइनस 6 इज हाउ मच? तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना मिल रहा है? बोलो 6 मिलेगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 8 और ये कितना बनेगा? 16। कितना बनेगा बेटा? बोलो। हाँ ये भी कितना है? प्रोटॉन का नंबर बना 8 और आपके न्यूट्रॉन का नंबर है 16 माइनस 8 इज 8। बराबर है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे n, बोलो कितना बनेगा इसका? 7 और इसका कितना बनेगा? 14। इसमें भी क्या हो रहा है? उसी तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पे n और p का रेशो कितना मिलेगा। अब अगर यूरेनियम की बात करो तो यूरेनियम में देखिए प्रोटॉन का नंबर कितना मिल रहा है? 92। और अगर मैं 238 से 92 अगर माइनस करूं तो एक बड़ा नंबर मिलता है किसका? न्यूट्रॉन का। बस समझ में आ रही है सर? और अगर मैं फेरस में देखूं तो फेरस का कितना है? दैट इज Fe की वैल्यू कितनी मिल रही है? बोलो। दैट इज 26 और 56। माइनस करके बोलो बेटा प्रोटॉन का नंबर कितना मिल रहा है? 26 और न्यूट्रॉन का नंबर 56 माइनस 26 इज हाउ मच? तो कितना मिल रहा है? 30। सर लेकिन देखिए सर जहां पे मैं ऑक्सीजन और कार्बन की बात कर रहा हूं तो यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कैसा मिल रहा है? बोलो सेम मिल रहा है। तो ये स्टेबल हो गए। और यहां पे आपको क्या दिख रहा है? प्रोटॉन का नंबर दिख रहा है 26 और न्यूट्रॉन का नंबर भी कैसा दिख रहा है? 30। सर ये तो और ज्यादा स्टेबल है। किससे? आपके कार्बन और ऑक्सीजन से, क्योंकि हमको पता है कि फेरस है हमारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। तो आपके मन में 3 क्वेश्चन आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बताओ कि सर हेवी मास न्यूक्लियाई जो आपको दिख रहा है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से ये कैसा है? अनस्टेबल है। सर बाकी न्यूक्लियस का क्या होगा? देखो यहां पे n और p का रेशो कैसा दिख रहा है? बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है।
बात समझ में आई? सर जिनका एन और पी का रेशो सेम है उनका क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आपके मन में आना चाहिए सर जो मिडल में दिख रहे हैं जिससे कि फेरस और इसमें क्या दिख रहा है, एन और पी का रेशो कैसा है, वैरी कर रहा है, क्या वो मोर स्टेबल है? बिल्कुल हां। तो ये इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। और इसी के आंसर हम लोग अभी ढूंढना शुरू करेंगे, बात समझ में? तो देखिए क्या होता है। अब पहली चीज, जो कुछ भी यहां पे आपका न्यूक्लियस फॉर्म होगा, क्या होगा बेटा बोलो? न्यूक्लियस बनेगा, ठीक। अब इस न्यूक्लियस में याद रखना है, आपका न्यूक्लियस हम लोग उसको एक इरेगुलर शेप होता थोड़ा सा, लेकिन हम लोग उसको कौन सा शेप मानेंगे? स्पेरिकल शेप, ठीक है। इस स्पेरिकल शेप में कुछ क्या होंगे बोलो? न्यूट्रॉन्स होंगे। अब यहां पे मैं अगर इस तरह से इसको बोलूंगा न्यूट्रॉन्स, और ये क्या होंगे? आपके प्रोटॉन्स होंगे बेटा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में अगर आप देखो तो प्रोटॉन ये क्या है आपके बोलो? प्रोटॉन से लेके प्रोटॉन के बीच में आपका इलेक्ट्रिक कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और ये इसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियस हो, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपको प्रोटॉन्स दिख रहे हैं सभी के सभी उतने छोटे से जगह पे क्या होंगे? रिपेल होंगे। कितने से? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करो 9 × 10⁹ चार्जेस की वैल्यू आपको पता है, मतलब कितना? Q1 Q2 Q1 की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻, दूसरा भी Q2 डालो और उसके हिसाब से आपको क्या मिलते जाएगा? फोर्स मिलेगा। बात समझ में आई? ओके। अब ये यहां पे सभी आपके न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स क्या होंगे? रिपल्शन होके बाहर निकलना चाहते हैं। अगर यहां पे बाहर निकले तो क्या होगा? यहां पे एक जबरदस्त ब्लास्ट हो सकता है और फूट के बाहर निकलेंगे सारे के सारे प्रोटॉन्स। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता है। फिर आता है कंसेप्ट किसका बेटा? ध्यान देना, यहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों में मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, प्रोटॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, इन दोनों के तीनों के बीच में मतलब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? यहां पे न्यूक्लियर फोर्स होता है। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। और याद रखना ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। बात समझ में आ रही है? अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या करता है? देखो ध्यान देना, यहां पे दो चीजें आती है। न्यूक्लियर फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, बोथ इन नेचर, बराबर। उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। लेकिन रिपल्सिव फोर्स तब लगेगा बेटा जब बिल्कुल पास में होंगे। कौन? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा पास में होंगे। उतने ज्यादा पास में ये होते नहीं है। इसका मतलब यहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स। और उसका नेचर कैसा होगा बेटा बोलो? अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा? अट्रैक्टिव। जब बहुत पास में होते हैं तब जाके रिपल्सिव लगेंगे, लेकिन एक ऑप्टिमम रेंज में है। लेकिन इतना भी कम डिस्टेंस नहीं है कि यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट तो फोर्स है ही, बराबर, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। कौन सा है? शॉर्ट रेंज फोर्स। इसको भूलना नहीं है क्योंकि आगे जाके ये काम में आने वाली चीज है। बहुत छोटे रेंज में लगता है। कौन? आपका न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो ध्यान देना, न्यूक्लियर फोर्स जो है बेसिकली ये चीज ये किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आपका न्यूट्रॉन भी हो तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव नहीं लगेगा। अब देखो ध्यान देना, अब पूरे न्यूक्लियस में आपका फोर्स ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रिक, और फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर। ये दोनों की वैल्यू अगर क्या बन जाए? सेम। अब देखो यहां पे रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है? बाहर भेज रहा है किसको? सभी को रिपेल कर करके, बराबर। और सभी का नेट रिजल्ट मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स और आपका रिपल्सिव फोर्स दोनों की वैल्यू क्या बन जाए? सेम। इसका मतलब आपका न्यूक्लियस कैसा है? स्टेबल बन गया। बस समझ में? कैसा बन गया? स्टेबल। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यदि किसी इसमें आपका रिपल्सिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यदि ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आपके प्रोटॉन्स निकल के बाहर निकलेंगे। और अकेला निकलेगा क्या? वो नहीं। जब यहां से निकलेगा तो सब कुछ चीजें वो बाहर खींच के निकालेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे जब कभी, क्योंकि हमको पता है न्यूक्लियाइड फॉर्म होता है या फिर न्यूक्लियस फॉर्म होता है न्यूक्लियॉन से, तो वहां पे हमको क्या मिलता है? मास डिफेक्ट मिलता है। बात समझ में आई? इसका मतलब जब बाहर निकलेगा तो वहां पे क्या होगा? वो सेपरेट बनेंगे। क्या बनेंगे? सेपरेट। और वहां पे कंसेप्ट डेवलप होता है किसका? मास एनर्जी का रिलेशन आएगा।
तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग एक काम करेंगे बेटा, हम लोग ये देखेंगे कि सर इसका मतलब कुछ न्यूक्लियस में जितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो क्या इस तरह का प्रोग्राम होगा? तो हां होगा, और हमको क्या मिलेगा? एक स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर? अब ध्यान से देखना आगे, मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं इस तरह से, ठीक? ये हमारा Z मतलब क्या है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर, बराबर। और यहां पे हम लोग लिखते हैं दैट इज A माइनस Z, दैट इज न्यूट्रॉन्स नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये कौन है? हमारा न्यूट्रॉन का नंबर, और ये कौन है? हमारा प्रोटॉन का नंबर। दिख रहा है सबको? तो यहां से 0 से लेके 1 से लेके हम लोग आगे बढ़े इस तरह से, तो आपको यहां पे डॉटेड लाइन निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो यहां से निकले तो आसपास आपको, अगर हम लोग क्या करें, यहां पे कैलकुलेट करते जाए कि सर हमको क्या करना है? स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म होने के लिए नंबर ऑफ फोर्स ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों भी कैसे होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग नेचर ने क्या किया? उस न्यूक्लियस के अंदर उतने ही न्यूट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन डालने शुरू किए कि ये फॉर्म हो जाए और ये इक्वेशन ऑबे हो जाए। बराबर है? मतलब क्या किया? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो देखा हम लोगों ने कि यहां से निकलकर कुछ 20 तक यहां पे आपको ऐसा मिलता है। कहां तक? 10। उसके बाद कहां पे? 20। यहां पे मैंने लिखता हूं 10, यहां पे कितना? 20। आसपास 20 तक आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर क्या मिलेगा? जितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि 7 और 7। क्या देखा था हम लोग? 7 और 7 वाला कौन सा? दैट इज, या फिर 8 और 8। ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो। यदि हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में आपके इसमें न्यूट्रॉन में कितना नंबर मिल रहा है? 8। प्रोटॉन का नंबर कितना मिल रहा है? 8। तो यदि हम लोग यहां पे एनपी रेशो के बारे में बात करें तो यहां पे एन और पी का रेशो कितना मिल रहा है? 1। ठीक है, तो यहां से लेके आपके 20 तक आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, फिर यहां से 20 के बाद यहां पे हल्का सा शिफ्ट हो जाता है बेटा इस तरह से। ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है? यहां पे एक जो बिल्ड दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है, शिफ्ट हो रही किधर? एन के तरफ। ठीक है, अब जब एन के तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि यदि मैं किसी प्रोटॉन के नंबर को देखूं 30, तो इसमें कितना मिलेगा? आसपास देखो ये है 30, और आपको यहां पे कुछ 35 मिलेगा। एक अप्रोक्स वैल्यू पकड़ के चल रहे। बात समझ में आई? तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से 20 से लेके आगे तक जितने भी आपको क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे। ये सारे एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो है करके, पूरा ऑब्जर्वेशन करके ये ग्राफ बनाया। ठीक है, अब इसके पीछे जो है, अब क्या कौन से रीजन से हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ बनाने के पीछे या फिर बनने के पीछे का रीजन क्या है? हम लोगों ने देखा जितने भी नेचर में नेचुरल फॉर्म में एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट्स के अंदर जितने आपके न्यूट्रॉन्स है उसके नंबर प्रोटॉन से क्या होंगे? ज्यादा मिलते हैं आफ्टर 20। क्लियर है सर? अब इसके पीछे का रीजन बताइए बच्चों, देखो ध्यान देना। अब जैसे जैसे यहां पे क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर बढ़ते जाएगा, प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो यहां पे कौन सी चीज बढ़ती जाएगी? बोलो। फोर्स ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? डोमिनेंसी शो करेगा किससे? फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से। मतलब आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा किससे? बराबर है। अब मुझे बताइए, अब यहां पे कौन से आपको एलिमेंट्स या फिर न्यूक्लियर यहां पे पुटअप करने पड़ेंगे, फिलअप करने पड़ेंगे? सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखो न्यूक्लियर फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स अगर हम लोग मान रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या उसमें अंदर डाल सकते हैं? एक तो प्रोटॉन डालेंगे, एक तो न्यूट्रॉन डालेंगे। ठीक है, यदि आप प्रोटॉन डालेंगे तो उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा। न्यूट्रॉन डालोगे तो क्या होगा? वो भी अट्रैक्शन शो करेगा। तो आप क्या प्रीफर करोगे? नेचर ने क्या प्रीफर किया होगा? प्रोटॉन डालना या न्यूट्रॉन को डालना? बेटा प्रोटॉन डालोगे तो यस ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी क्या डेवलप होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन साथों साथ वो क्या भी बढ़ाएगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ही हमारा कौन सा? चार्जेस के नेचर के ऊपर, मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है। और यहां पे जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियर फोर्स, किसी भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर भी लगेगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब यह है कि हम लोग यहां पे क्या डालना प्रीफर करेंगे? न्यूट्रॉन्स को डालना शुरू करेंगे। इसका मतलब यह कि यहां से लेके 20 से लेके जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, वो न्यूक्लियस अगर स्टेबल चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन्स के नंबर हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर आपको बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर होगा कंसेप्ट? क्लियर? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पे कुछ
कौन आता है? बिस्मथ आता है। क्या आता है? बिस्मथ। ठीक है, अब बिस्मथ में आप अगर देखो कितना है इसका 83। ठीक है, अगर आप देखते तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना बनता है? 209। ठीक है, 209। अब यहां पे भी देखिए ये बिस्मथ जो है, ये एलिमेंट आपको ये सबसे ज्यादा क्या नजर आएगा? लास्ट आपका स्टेबल नजर आएगा। मतलब एटॉमिक नंबर कहां से लेके 1 से लेके कहां तक? 83 तक आपको सारे जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें भले ही आपके न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो तो भी वो कैसे नजर आते हैं? आपको स्टेबल नजर आते हैं। बात समझ में आई? कैसे नजर आएंगे? स्टेबल। अब लेकिन बिस्मथ के आगे हम लोग जाए तो हम लोगों को जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि देखो ये अगर मैं 209 बोल रहा हूं तो आगे कौन आएगा? दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम कितना होगा? 238। ये कितना है? 92। ये कैसा है? आपको कैसा नजर आएगा? ये रेडियो एक्टिव नजर आएगा। और रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या है? वहां पे कौन सी प्रोसेस होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, जहां से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। आ रही बात समझ में? सर अब बताइए, क्या उसमें अगर हम लोग बहुत न्यूट्रॉन्स को, देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां से लेके यहां तक ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरे पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स को बढ़ाया, न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को डाला, जिसकी वजह से आपके अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ? मैक्सिमाइज हुआ और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन अच्छी हुई। लेकिन क्या चीज है सर कि बिस्मथ के बाद जितने भी आपको एलिमेंट दिखते हैं उस एलिमेंट में हम लोग न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर और ज्यादा अगर डालते हैं तो वो बैलेंस होना चाहिए ना। लेकिन ये को यहां पे अगर मैं किसी यूरेनियम का यहां पे क्या बनाऊं? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप करूं, क्या दिखता है आपको? बोलो यहां पे मैं जो निकल रहा हूं यहां पे इस तरह के होल्स, दीज आर दी होल्स इज नोन एज न्यूट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रॉन्स। और यहां पे हम लोग मानेंगे ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, डॉट्स मान के चलो क्या है? आपके प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहां पे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन में क्या दिख रहा है? रिपल्सिव। न्यूट्रॉन्स ने आपको न्यूट्रॉन्स को डाला, क्या बन रहा है यहां पे? क्या डेवलप कर रहे हैं? रिलेटिवली अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं। बच्चों ठीक है, ये जो आपको न्यूट्रॉन दिख रहा है, इस न्यूट्रॉन में इस न्यूट्रॉन के साथ अट्रैक्शन किया, लेकिन हेवी मास न्यूक्लियाई में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ेगा उसके क्यूब रूट के फॉर्म में। कैसे? हम सबको पता है R इज इक्वल टू R0 a टू दी पावर 1/3। तो जैसे जैसे आप a बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो दो न्यूट्रॉन के बीच का या फिर कोई दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। अब मुझे बताइए, हमने देखा एक ऑप्टिमम रेंज तक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन में क्या न्यूक्लियर फोर्स रहेगा? क्या ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स होगा? नहीं। मैंने पहले ही लिख के दिया था और इसको मैंने बॉक्स बनाया था, दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब जैसे जैसे आपका ए बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों न्यूट्रॉन, दोनों प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन क्या होगा? सॉरी, प्रोटॉन और प्रोटॉन का बीच का क्या होगा? रिपल्शन बढ़ेगा। लेकिन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप क्या कहना है? क्या होगा? उसका घटेगा नहीं, होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या ये? शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसका मतलब ये कि आप भले कितने ही न्यूट्रॉन्स डालो, वी हैव द फार्मूला R इज इक्वल टू R0 a टू दी पावर 1/3। तो जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा, किसका? न्यूक्लियस का, आप न्यूट्रॉन डालते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। जितना आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ना है वो बढ़ेगा और अट्रैक्टिव फोर्स वो जो है उतना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। जिसके वजह से बिस्मथ के बाद जो भी आपको एलिमेंट दिखते हैं, भले ही उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो, लेकिन ये हेवीली क्या है? अनस्टेबल है। अब जब अनस्टेबल है तो क्या होगा? यहां से कोई प्रोटॉन जब बाहर निकलना चाहेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। बिकॉज ऑफ रिपल्शन जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा? बोलो। ये साथों साथ अपने कुछ पार्टिकल्स जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल और कुछ एनर्जी मतलब गामा रेडिएशन बाहर निकलता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आफ्टर दी बिस्मथ देयर आर एलिमेंट्स, दोज आर हेवी मास पार्टिकल। ये कैसे होते हैं? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं, हेवीली अनस्टेबल हो गए। और ये अनस्टेबिलिटी जब होगा तो ये बेसिकली टूटेगा, अपना लाइटर न्यूक्लियस में क्या होगा? फॉर्म होगा, और यहां से क्या बनेंगे? एक लाइटर न्यूक्लिया ये और लाइटर न्यूक्लिया ये, मतलब न्यूक्लियस अलग अलग बनेंगे, जिसके वजह से ये कहां पे शिफ्ट होना चाहेंगे? कहां पे शिफ्ट होंगे? वी हैव दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। यहां से टूटेगा और कहां पे जाएगा? इधर जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है। सबको समझ में आया? अब मुझे बताइए कि अगर इसी कर्व में मैं थोड़ा सा यहां पे डिटेल में देखूं, ये कर्व जो है अब यहां पे शिफ्ट क्यों हुआ, समझ में आया?
तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि सीधा लाइन खींचना चाहता हूं तो कुछ मतलब है कि इसमें नहीं है। ये लाइन यहां से निकली, यहां तक पहुंची और यहां से लेके कहां पे जा रही है, ये बोलो कहां पे जाएगी, थोड़ी सी एन के तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। और यहां पे एक हल्का सा बेल्ट मिलता है बेटा, इस तरह से क्या मिला, एक बेल्ट मिला। अब इस बेल्ट के ऊपर नीचे कुछ एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, उसके क्या लेंगे बोलो, न्यूक्लियाइड्स लेंगे। कौन से, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है, डॉटेड्स, कौन है ये, उसके आइसोटोप्स सॉरी, क्या ये उसके आइसोटोप्स, बराबर है। अब जो भी आपका एलिमेंट या कोई आइसोटोप मतलब कोई भी न्यूक्लियाइड इस लाइन पे आएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैसा है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल। और जो इधर साइड में आ रहा है, कौन से, लाइन की ऊपर, तो वो क्या करना चाहेगा बताइए। ये वाला कोई आइसोटोप आपको दिख रहा है जो लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब उसके कौन से नंबर ज्यादा है बेटा, बोलो। एन और पी का अगर मैं रेशियो देखूं तो इसमें कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बाहर निकालना चाहेगा, ये क्या करना चाहेगा, एनपी रेशियो को घटाना चाहेगा, एनपी रेशियो को बढ़ाना चाहेगा, एनपी रेशियो को बढ़ाना चाहेगा, ध्यान से देखना। और इधर के एलिमेंट यहां के एनपी रेशियो क्या करना चाहेंगे, इधर कौन ज्यादा है, प्रोटॉन के नंबर कैसे है, ज्यादा है, प्रोटॉन के नंबर कैसे है, ज्यादा। तो बताओ, क्योंकि इधर शिफ्ट हो रहा है, ये किधर जाना चाहेगा, कोई ये वाला आइसोटोप पकड़ो, इधर जाना चाहेगा इस लाइन पे। तो यहां से देखो, ये प्रोटॉन का नंबर रहा, कहां पे आना चाहता है, यहां पे आना चाहता है बेटा, यहां पे, मतलब प्रोटॉन का नंबर घटाएगा। अगर प्रोटॉन का नंबर घटाएगा तो आपका रेशियो कैसा होगा, आपका रेशियो बढ़ेगा। प्रोटॉन का नंबर घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा। और यहां पे न्यूट्रॉन का नंबर कम करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो क्या होगा, एनपी रेशियो क्या होते जाएगा, अरे बताओ फटाफट बताओ, इधर क्या होगा बोलो, एन और पी रेशियो में आपका प्रोटॉन का नंबर घटना। तो प्रोटॉन के नंबर घटाने के लिए वो क्या करना चाहेगा, प्रोटॉन्स के नंबर्स कम करेगा, तो एनपी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, एनपी रेशियो बढ़ेगा। और यहां पे बताओ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ाएंगे, तो एन की रेशियो, एन का नंबर घटाएंगे, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या होगा, रेशियो में, रेशियो क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा इसके अंदर। अब देखो, ध्यान देना, जब यहां का कोई एलिमेंट इस लाइन पे आना चाहे तो प्रोटॉन का नंबर घटाने के लिए ये अपने से बाहर निकालेगा कुछ हमारे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, प्लस बीटा पार्टिकल, इट इज इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल भी बोल सकते हो, या फिर ये अल्फा पार्टिकल्स भी बाहर निकलता। अब ये अल्फा पार्टिकल सर हमने सबने सुना है, हम सबने सुना है, कब सुना है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इट इज डबली आयोनाइज हीलियम एटम। अब डबली आयोनाइज हीलियम एटम का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको। और साथों साथ क्या, बीटा मतलब क्या, पॉजिटिव क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव को बाहर निकालना मतलब क्या करना, पी को क्या करना, कम करना, पी को क्या करना, कम। और यहां से जब बाहर निकलेगा नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे बेटा, बात समझ में आई। और हमेशा याद रखना भी, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या, हम लोग आगे जाके देखेंगे, अल्फा पार्टिकल क्या है, गामा रेडिएशन क्या है, हम लोग देखेंगे। ये कहां तक प्रोसेस चल रही है, बिस्मथ तक। और बिस्मथ के बाद जब भी कहीं हम लोग एलिमेंट्स देखे, वो सारे एलिमेंट्स आपको कैसे नजर आएंगे, रेडियो एक्टिविटी उसकी शो नजर आएंगी। वो हमेशा क्या होंगे, उसके न्यूक्लियाई अपने आप नेचुरली क्या होंगे, टूटते रहेंगे, डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे। आई बात समझ में। तो ये रही रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी जो बेसिकली है एक बड़ा वाइड कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को पढ़ना है, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, किस तरह से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, उसके प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह इस तरह की चीज हम लोग देखेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में कैसे पता चले, इसकी एक बड़ी लंबी क्या बोलते हैं उसको, एक स्टोरी है। तो बैकवर्ल जो है वो इसके पीछे जो है रेडियो एक्टिविटी जो रेज निकले थे, तो जो पहले जिन्होंने उसको ढूंढ के निकल जाए, फिर जिनको पहले पता चला वो बैकवर्ल थे। तो पहले के जमाने में मतलब 1896 के आसपास, 1896 के आसपास उनको डिनर को कुछ जाना था। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे, कहां पे, एक पेपर में रैप करके, और वहां पे उनके अंदर किसमें, अलमारी में क्या रखा था, एक फोटोग्राफिक फिल्म रखी थी। याद होगा आपको, पहले के जमाने में कोडाक का कैमरा पकड़ के इस तरह से खींचते थे, उसके अंदर एक रील हुआ करती थी, बराबर है। और जैसे उसके ऊपर लाइट अगर रेडिएशन अगर गिरा, उसके ऊपर उस तरह से चित्र बना होता था, सेंटिमिशंस आते थे। ये तभी पॉसिबल है जब उसके ऊपर, उस फोटोग्राफिक लाइन के ऊपर उस तरह से रेडिएशन आके गिरे। तो उन्होंने देखा, कुछ घूम के आए, बढ़िया। उस समय हमें कुछ सिगार वगैरह इस तरह से रहती थी, पता है क्या आपको। तो सिगार पीते, बढ़िया गए,
बढ़िया खाना वाना खाए, डिनर, उनके उसमें हैट वैट होती है, उनके कल्चर में देखा होगा, बड़ा सा कोट पहन के, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना पे चले गए, कहाँ पे, मतलब रेस्टोरेंट में चले गए और बढ़िया से डिनर विनर करके आ गए। तो 1-1.5 घंटे में आए, सिगार मारते मारते देखा, उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म निकाली, तो फोटोग्राफ की फिल्म देखी तो उनको क्या नजर आया, उसमें वो खराब हो गई थी, उसके ऊपर दाग गिरे थे। तब उनको समझ में आया कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने क्या करा, दूसरी फिल्म रखी, उन्होंने देखा कि अरे ये भी खराब हो रही है। तो ये पहले से साइंटिस्ट थे, वो सारी चीजें उन्होंने पढ़ रखी थी, तो उन्होंने पकड़ा, क्योंकि हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड बोल लेते हैं, बराबर है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइंटिफिक होती है, उसको अपन समझ नहीं पाते। तो वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने समझ लिया, अरे इसके पीछे कुछ रीजन है, तो इतनी पढ़ाई कर चुके थे, बस उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। उसको बाद में पता चला कि रेडियो एक्टिविटी इस तरह से होती है। उसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट आए, जो कपल आए, जिनका नाम था क्या, पेरी और मेरी क्यूरी। पेरी मतलब उनके पति का नाम था, और मेरी क्यूरी उनका वाइफ का नाम था। और बाद में जाके 1903 में 1903 में जाके तीनों को, मतलब बैक्वेरेल को, उसके बाद पेरी को और मेरी क्यूरी को, तीनों को मिलकर क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला इन तीनों के लिए। अब देखो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। मेरी क्यूरी जो है बच्चों, ये पोलैंड से थी, और इसके ऊपर रिसर्च करना था, तब जाके उतने हाई क्या बोलते हैं अपने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर मशीनरीज नहीं थे, तो वो हाथ से सब कुछ करना पड़ता था। अगर आप पिक्चर देखो, उसके ऊपर पिक्चर आया लेटेस्ट लास्ट ईयर में, कौन सा, रेडियो एक्टिविटी नाम करके, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर पिक्चर बनी है, अमेरिकन मूवी है रेडियो एक्टिविटी। उसका लिंक में लगे तो आप ग्रुप में डाल दूंगा, उसका एक शॉर्ट में उसका ये दिया है, क्या मूवी का समरी दी है, तो उसको सुनना अच्छे से, अगर टाइम मिले तो पिक्चर देखना। तो उन्होंने, वो पोलैंड से थे, तो पोलिनियम करके जो एलिमेंट उन्होंने खोज के निकाला, बराबर है, और उनके ऊपर, अपने कंट्री के ऊपर उन्होंने नाम रखा था। तो उस समय क्या हुआ था, पिक्चर में दिखाया गया है, तो उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किनको, मेरी क्यूरी को, क्योंकि सब आदमी लोग थे वहां पे साइंटिस्ट, और ये अकेली औरत थी वहां पे जाने वाली, जो बोल रही थी कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूं। पेरी के अंडर पहले काम करती, पेरी जो है, पेरी और मेरी बाद में शादी कर लिए, और बाद में वो रिसर्च करने लगी, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। वहां के जमाने में सारे साइंटिस्ट बोलते, अरे तू क्या औरत है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू इस हमारे फील्ड में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जिद अपनी नहीं छोड़ी, उन्होंने काम करते रहे। बाद में जाके 1903 में जाके, जब जाके उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। वहां पे भी देखो, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 70 से लेके 80% काम किनका है, मेरी क्यूरी का है, लेकिन उनको शेयरिंग में करना पड़ा, किनके साथ, पति के साथ, एज वेल एज उनके सीनियर के साथ, मतलब कौन, बैक्वेरेल के साथ। जबकि असली जो है पूरा रिसर्च किसने किया है, मेरी क्यूरी ने किया। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतने खतरनाक होते हैं, यहां से जो रेडिएशंस निकलते हैं और यहां से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये छेद के आर पार जाते हैं, कहां पे, अपने बॉडी में, जिसके वजह से धीरे धीरे मेरी क्यूरी की तबियत बिगड़ने लगी। उनके पति की पहले ही बिगड़ी हुई थी, मतलब इसकी वजह से, क्योंकि मैंने पहले बोला कि एडवांस मशीनरीज नहीं थे, जिसकी वजह से उनको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पति भी उनकी डेथ हो गई, और कुछ सालों बाद इनकी भी डेथ होगी, किनकी, मेरी क्यूरी की। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा पिक्चर है, कभी टाइम मिले तो देखना, बात समझ में आई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि यहां पे 3 चीजें, कि 20 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, जिन पे एनपी रेशो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 20 के बाद एनपी रेशो कैसा होगा, 1 से ज्यादा मिलेगा। आपका कौन सा, बिस्मथ कैसा है, लास्ट ऐसा आपका एलिमेंट है जो क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, जो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट्स आपको देंगे वो कैसा है, रेडियो एक्टिविटी हो गए। व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवी मास न्यूक्लियर टू फॉर्म इनटू द रिलेटिवली लाइटर मास न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। बात समझ में आई। और यहां पे अगर 1500 के ऊपर एलिमेंट्स आप देखो तो 1500 एलिमेंट्स आपको, सॉरी 1500 न्यूक्लियाइड ऐसे दिखाई देंगे एलिमेंट्स ने। अपने पास एलिमेंट कितने, 118, और उसके आइसोटोप्स अगर आप देखते हो तो 1500 के ऊपर 1600 के आसपास आपको क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लियाइड मिल रहे हैं, जो क्या इमिट करते हैं, आपके बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल इस तरह से इमिट करते नजर आएंगे। आई बात समझ में। तो आसपास 32 या 32 के आसपास बिस्मथ के ऊपर जितनी भी है 32 एलिमेंट्स, ये कैसे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आई बात समझ में। तो उस समय यूरेनियम जो था, तो पोलिनियम, उसके बाद रेडियम, शायद रेडियम और पोलिनियम उन्होंने ढूंढ के निकाला। किसने, मेरी क्यूरी ने। तो बाद में पता चला कि ये जो रेडियम है ये यूरेनियम से और ज्यादा खतरनाक
जबरदस्त है। और बाद में इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च कर लिया, बाद में फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाले, और उसी का आधार लेके बाद में एटम बॉम्ब वगैरह बना, और उसके ऊपर अब एक लेटेस्ट पिक्चर निकला जिसका नाम क्या है, ओपेनहाइमर। अब ऐसा पता चला कि टिकट उसकी आईमैक्स में चल रही है, किसकी, ओपेनहाइमर की। मेरा मूड था कि ओपेनहाइमर में टाइम निकाल के देखने जाओ, क्योंकि उसका फिलहाल क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा हाइप आ रही है उस मूवी की। तो 2400 कुछ 2495 रुपए की टिकट नजर आई इसमें, आईमैक्स में। तो यहां से डीजल डाल के जाओ कहां तक, वहां तक 1500 रुपए का, 1500 रुपए का डीजल। उसके बाद ये 2500 की टिकट देके यही देखो, मैं बोला उससे बेहतर है कि अपन तपश्चर्या करने से ज्यादा फायदा होगा। अब आप सोचो कि तपश्चर्या क्या है सर, तो ओटीटी में आने के लिए कम से कम 5-6 महीने लेगा, तो तब तक अपन क्या करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, जिसके वजह से ये 2500 और 1500 का डीजल पकड़ो, कितना हो रहा है, 4000 रुपए अपने बचेंगे। तो 4000 के लिए मैं 6 महीने क्या करूंगा, तब करूंगा, तब जाके मैं ये मूवी देखूंगा, तब तक अपना सिलेबस भी ऑलमोस्ट खत्म होगा। आ रही बात समझ में? तो ये रहा अपना, दैट इज रीजन बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, मतलब पूरे रिएक्शंस, और देखेंगे सब कुछ चीजें। बात समझ में आई? ठीक है, चलो।